Welcome to Jagran Public School online classes. नमस्कार बच्चों, आज मैं कक्षा 11वीं हिंदी कोर के लिए जामुन का पेड़ हास्य व्यंग कथा लेकर आपके समक्ष आई हूँ। और इस कहानी के लेखक हैं कृष्णचंद्र, जो कि प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथाकार भी हैं। वैसे तो इन्होंने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख भी बहुत लिखे हैं, लेकिन उनकी पहचान एक कहानी के रूप में अधिक हुई है। आज जामुन का पेड़ मैं कहानी बताने जा रही हूँ। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है। हास्य व्यंग के लिए चीज़ों का अनुपात से ज़्यादा फुला कर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है। और जामुन क्या होता है? जामुन एक फल होता है जो जामुनी कलर का होता है, जामुनी रंग का होता है। तो इस जामुन के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी चलती है। तो यहाँ पर हास्य व्यंग के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फुला कर दिखलाने की परिपाटी बहुत पुरानी है, और यह कहानी भी उसी का अनुपालन करती है। इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय प्रतीत होती हैं। तो कोई हैरत नहीं लगता। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी तो हो ही नहीं सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ उत्पन्न हो जाती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। बात यहीं तक नहीं रहती है, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने के पक्ष भी हमारे सामने आता है। और ये कहानी, बल्कि हम इसको एक शब्द में बताएं कि जब मरीज की तबीयत बहुत ख़राब हो रही होती है, वो अस्पताल जाता है, तो मरीज़ से संबंधित जो औपचारिकताएं होती हैं कि फॉर्म भरवाना चाहिए, उसकी औपचारिकताएं पूरी करनी चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है या मरीज़ को देखना ज़्यादा ज़रूरी है? मरीज़ की देखभाल करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी व्यंग को आज हम इसमें परिलक्षित होता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अब आइए अब हम लेखक के परिचय यानी कृष्णचंद्र जी के बारे में जान लें। कृष्णचंद्र जी का जन्म एक पंजाब के गुजरांकला ज़िले के वज़ीराबाद गांव में 1914 में हुआ था। इनकी प्राथमिक शिक्षा जम्मू एवं कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में हुई थी। 1930 ईस्वी में वे उच्च शिक्षा के लिए लाहौर आ गए थे तथा फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में इन्होंने प्रवेश ले लिया था। 1934 में इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। इसके बाद ये फिल्म जगत से जुड़ गए और यहाँ तक कि ये मुंबई में ही रहने लग गए। अंत में इन्हें साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया और इनका निधन 1977 में हुआ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं: कहानी संग्रह, एक गिरजा एक खंदक, यूकलिप्टस की डाली, उपन्यास शिक्षत जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम बहसी हैं, जब खेल जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन समंदर के किनारे, कागज़ की नाव मेरे यादों के किनारे। और इनकी साहित्यिक विशेषताएं भी हम जान लें। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। इनका प्रगतिशील लेखक संघ से गहरा संबंध था। इस विचारधारा का असर इनके साहित्य पर भी मिलता है। ये उन लेखकों में से हैं जिन्होंने लेखन को ही अपनी रोजी रोटी का सहारा बनाया। कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख बहुत से लिखे हैं, लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई है। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि उनकी मशहूर कहानियाँ हैं। उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाए हुए हैं। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुत चर्चित हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नज़रिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर हैं और उसको वो महत्व देते हैं। आइए पाठ शुरू करते हैं।
हम कहानी प्रारंभ करते हैं आपकी आरोह पुस्तक से। जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र के प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है। इस हास्य व्यंग कथा के लिए चीज़ों का अनुपात से ज़्यादा फैला फुला कर दिखाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उसी का अनुपालन करती है। अर्थात हम ये देख सकते हैं इस कहानी में कि इसमें चीज़ें होती बहुत छोटी हैं, लेकिन उनके जो घटनाक्रम हैं, उनकी कहानी का जो मूल तत्व है, उसको इतना ज़्यादा फैला दिया जाता है कि आदमी उसी को ही समझता रह जाता है और घटना बहुत मामूली सी होती है। तो ये कहानी घटना चीज़ों का अनुपात से ज़्यादा फैला फुला कर दिखाने का अनुपालन कर रही है, इसलिए इसकी घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय लगती हैं। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी हो ही नहीं सकती। प्रस्तुत पाठ से यह स्पष्ट करता है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। यह व्यवस्था के संवेदन शून्य और अमानवीयता के रूप को भी बताता है। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। कहाँ पर गिर पड़ा? सेक्रेटेरिएट के लॉन में। घटनास्थल सेक्रेटेरिएट का लॉन है। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। यानी कि इसके एकदम संक्षेप में हम कह सकते हैं कि रात को चली आंधी में सचिवालय के पार्क में जामुन का पेड़ गिर जाता है। सुबह माली ने देखा कि उसके नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। उसने यह सूचना तुरंत चपरासी को दी। इस तरह मिनटों में दबे हुए आदमी के पास भीड़ इकट्ठी हो गई। क्लर्कों को रसीले जामुनों की याद आ रही थी। आगे पेज नंबर 103 पर पढ़ रहे हैं। तो बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला, और इसकी जामुनें कितनी रसीले होती हैं। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला, मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआसा होकर बोला, मगर यह आदमी? माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी। सुपरिटेंडेंट तो सोच में पड़ गया। तो यहाँ पर जामुन के रसीले होने की याद क्लर्क को आ रही है। तभी माली ने आदमी के बारे में पूछा और उन्हें उस आदमी के जीवित होने में भी संदेह था। मगर यह आदमी? माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मरा। एक चपरासी ने पूछा, मर गया होगा, इतनी भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है? दूसरा चपरासी बोला, नहीं, मैं जिंदा हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए कहा। जिंदा है? एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। यहाँ पर क्लर्क की वार्तालाप चल रही है। क्लर्क सबसे पहले जामुन के बारे में बातचीत करते हैं कि हम जामुन इस यहाँ का इतना रसीला होता है, हम लोग भर भर के झोली ले जाते हैं और हम लोग बड़े खुशी से, मेरे बच्चे बड़ी खुशी से खाते हैं। और इसी बीच में उनको जो पेड़ के नीचे आदमी जब दबा हुआ था उसकी तरफ उनका ध्यान आता है। तभी वो कहते हैं, इतनी देर में दबे हुए आदमी ने बड़ी कराहते हुए दर्द से कहा कि नहीं नहीं, मैं तो जिंदा हूँ। एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा, जिंदा है? पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए। माली ने सुझाव दिया। मुश्किल मालूम होता है। एक सुप्त कामचोर और मोटा चपरासी बोला, पेड़ का तना बहुत भारी है और वजनी भी है। चपरासी जो वहाँ पर रहते हैं ड्यूटी पर, उन्होंने कहा कि तो पेड़ का तना बहुत भारी भी है और वजन भी है। क्या मुश्किल है? माली बोला। अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। ये माली अपना सुझाव दे रहा है कि यदि सुपरिटेंडेंट साहब
आज्ञा दे दें। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। यानी क्लर्क माली की बात से पूरी तरह से सहमत हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। ठहरो, सुप्रिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। अब सुप्रिटेंडेंट साहब अंडर सेक्रेटरी से पूछने की बात करते हैं। सुप्रिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया, जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया, मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, जॉइंट सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी से कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही और इसी में आधा दिन बीत गया। अब आप इसको संक्षेप में इस तरह से जान सकते हैं कि माली ने पेड़ हटाने का सुझाव दिया, परंतु सुप्रिटेंडेंट ने अपने ऊपर के अधिकारी से पूछने की बात कही। इस तरह बात डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर के पास पहुंची। मंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा और उसी क्रम में बात नीचे तक पहुंची और फाइल का काम था कि वो फाइल चलती रही और इसी में आधा दिन बीत गया। तो जामुन के पेड़ के नीचे आदमी का दबना प्रस्तुत गद्यांश में परिलक्षित होता है। अब आइए हम अगले पेज नंबर 104 में अगले फाइल में पढ़ते हैं, पीपीटी में। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतज़ार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे। इतने में सुप्रिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग भेज रहा हूँ। वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। अब देखिए, दोपहर तक पेड़ के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कुछ मनचले क्लर्क सरकारी अनुमति के बिना पेड़ हटाना चाहते थे, लेकिन उसी समय सुप्रिटेंडेंट फाइल लेकर भागा भागा आता है और कहता है कि नहीं नहीं, हम लोग तो व्यापार विभाग से संबंधित हैं और इस फाइल को अर्जेंट मैंने मार्क करके कृषि विभाग मैंने भेज दिया है। कृषि विभाग का काम है कि दूसरे दिन विभाग ने पेड़ को हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर डाल दी। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फ़ौरन लिखा कि पेड़ को हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। अर्थात इसमें ये बात कही गई है कि यह काम कृषि विभाग का है। व्यापार विभाग ने पुनः कृषि विभाग पर अपनी जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला झाड़ लिया। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को इस मामले में को उद्यान कृषि विभाग के पास भेजने का फैसला किया गया, क्योंकि यह फलदार पेड़ था और कृषि विभाग ही अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। आइए अब हम आगे पाठ पढ़ते हैं। अभी तक हमने व्यापार विभाग और कृषि विभाग के मंतव्य को जाना। अब हम आगे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट अर्थात उद्यान कृषि विभाग की ओर बढ़ते हैं कि उनका क्या मंतव्य है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया कि हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेतीबाड़ी के ही मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूँकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, इसलिए ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का ही कार्य। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटाने की कोशिश ना करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई
और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा कि तुम्हारी फ़ाइल चल रही है, उम्मीद है कि कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। बेचारा क्या बोलता, दबा हुआ है, चोट लगी हुई है, क्या बोलता, कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर से कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेद प्रकट करता हुआ वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया और बहुत ही कड़ा जवाब आया तथा व्यंग्यपूर्ण था। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता है। उसने लिखा था, आश्चर्य है इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं और हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी भी हालत में इस वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता है। अब आप देखिए साहब, इस पेड़ के नीचे आदमी दबा हुआ है और उद्यान कृषि विभाग के द्वारा पेड़ काटने को मना कर दिया जाता है। तो अब क्या किया जाए? इस पर मनचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल दिया जाए। अब कितना बड़ा व्यंग्य है यहाँ पर। चलिए आगे पढ़ते हैं, लेकिन इसको आगे बढ़ने के पहले हम इसको संक्षेप में देख लें। उद्यान कृषि विभाग द्वारा पेड़ काटने से मना करना। चारों तरफ पुलिस का पहरा था, मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। माली ने दबे हुए आदमी को कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो ही जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोलता है। माली ने कड़े पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर कुछ नहीं बोलता है। माली ने उसके परिवार के बारे में पूछा तो दबे हुए आदमी ने स्वयं को लावारिस बताया। माली खेद प्रकट करता हुआ वहाँ से हट जाता है। तीसरे दिन उद्यान कृषि विभाग से यानी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आया कि आजकल पेड़ लगाओ स्कीम ज़ोर शोर से चल रही है, अतः जामुन के पेड़ को काटने की अनुमति हम नहीं दे सकते हैं या अनुमति नहीं दी जा सकती है। ये 105 पेज पर हमने हॉर्टिकल्चर विभाग के बारे में अभी मैंने पढ़ाया है। अभी तक हमने लेखक का परिचय और पाठ का परिचय जाना है तथा कहानी की शुरुआत हो गई है, जिसमें हमने जामुन के पेड़ के नीचे आदमी का दबना जाना है और सरकारी विभागों का निराशाजनक व्यवहार जाना है, उद्यान कृषि विभाग के द्वारा पेड़ काटने से मना करना आदि जाना है और समझा है। अब हम इस कहानी को अगले YouTube चैनल पर पार्ट 2 में हम आगे पढ़ाएंगे और मैंने पाठ के अंत में एक वर्कशीट दी है जिसे आप लिख करके पूरा करेंगे। धन्यवाद। This video has been created for online classes being conducted by Jagran Public School. Please like, subscribe and press bell icon for new video alerts. Thank you.